नमस्कार दोस्तों, कर्तव्य एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स, जैसे कि हम डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेते हैं और उसमें मुख्य मुद्दों को नज़र रखते हुए उन पे चर्चाएं करते हैं। चलिए, आज है 18 जून 2026। देखते हैं आज के कुछ मुख्य मुद्दे। ये हमारा है 18 जून, ठीक है। इसमें हम वैश्विक कूटनीति, राजकोषीय नीतियाँ और तकनीकी विकास, टेक्निकल डेवलपमेंट देखेंगे, ठीक है। उसमें क्या है, यूएस ईरान 14 सूत्रीय समझौते, आरबीआई का बदलता स्वरूप और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के अकॉर्डिंग हम इसमें देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स हमारे आज क्या हैं? हमारा इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, ओके। इसमें अमेरिका और ईरान परमाणु डील का लीक मसौदा और इसके वैश्विक प्रभाव। सेकंड है हमारा इंडियन इकॉनमी, आरबीआई की स्वायत्ता में बदलाव देखेंगे और 2.87 लाख करोड़ का रिकॉर्ड जो सरप्लस ट्रांसफ़र किया गया है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट है पर्यावरण और तकनीकी, MNRE द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन एंड पोर्टल जो लॉन्च किया गया है उस पर बात करेंगे। एंड लास्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी एंड नीतियाँ, रक्षा उत्पादन में कितनी हमारी वृद्धि हुई है, ये सब हम आज चर्चाओं में रखेंगे, ठीक है। चलिए, अमेरिका ईरान शांति समझौता, यूएसए और ईरान के बीच में आज शांति समझौता हुआ है जिसमें 14 सूत्रीय ब्रेक थ्रू रखे गए हैं, ठीक है। ये आपका मैप है, यहाँ पे होर्मुज कहाँ पे है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, ठीक है। ये अरब के पास में यहाँ पे, ठीक है। द कोर ऑफ इवेंट, हम इसके कोर्स देख लेते हैं। वाशिंगटन और तेहरान के बीच 14 सूत्रीय समझौते का ड्राफ्ट मीडिया में लीक हुआ है। 60 दिनों के बाद अंतिम हस्ताक्षर संभावित हैं, ठीक है। संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान दोनों देशों में इसमें तय हुआ है। दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को सम्मान देंगे और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ओके। स्ट्रेटेजिक चौक पॉइंट क्या है, होर्मुज जल डमरू मध्य है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से नौ सैनिक नाकाबंदी हटाने पर ऐतिहासिक सहमति। चलिए देखते हैं समझौते की शर्त। समझौते की शर्तें क्या हैं? द गिव्स एंड टेक मैट्रिक्स, ईरान की प्रतिबद्धताएं, व्हाट ईरान गिव्स एंड व्हाट अस गिव्स, ठीक है। अमेरिका की प्रतिबद्धताएं क्या हैं? ईरान की प्रतिबद्धताएं हैं परमाणु हथियार, कभी भी परमाणु बम बनाने की प्रतिज्ञा की है। ईरान अब कभी भी परमाणु बम नहीं बनाएगा। यूरेनियम डाइल्यूशन आईएई की देखरेख में 60 से 70% संवर्धित यूरेनियम को घटाकर 20 से 23% तक लाना, ठीक है। यथास्थिति स्टेटस क्यू, अंतिम समझौते तक 60 दिन परमाणु कार्यक्रम पर कोई बदलाव नहीं होगा। अमेरिका का देखते हैं, प्रतिबंधों की समाप्ति, तेल बिक्री, पेट्रोकेमिकल और बैंकिंग सेवाओं से प्राथमिकता और द्वितीयक प्रतिबंधों को तत्काल हटाना, अमेरिका इनको हटाएगा। संपत्ति बहाली, अमेरिका में फ्रीज की गई ईरान की सभी संपत्तियों को अनफ्रीज करना। जितने भी अमेरिका ने ईरान की संपत्ति को फ्रीज कर रखा था वो उनको अनफ्रीज करेगा। नेक्स्ट है रिबिल्डिंग फंड, युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई और पुनर्निर्माण के लिए $300 अरब प्रदान करेगा। अमेरिका ईरान को प्रदान करेगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अभी जियोपॉलिटिक्स चल रहा है तो इसमें हम देखते हैं हॉर्मुज जल डमरू मध्य, स्ट्रेट ऑफ
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, नाकाबंदी समाप्ति की प्रक्रिया, इसकी प्रक्रिया क्या रहेगी? सबसे पहले देख लेते हैं ट्रैक 1, अमेरिका ने तत्काल प्रभाव दिखाया है। अमेरिका द्वारा नेवल ब्लॉकेड को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है और अमेरिका ने ईरान से 3 दिन की मोहलत लेके ईरान को ब्लॉकेड हटाने के लिए 30 दिन का समय चाहिए। कारण क्या है? समुद्र में बिछाई गई माइंस और बमों को सुरक्षित रूप से हटाना है। ईरान ने समुद्र में जो माइंस लगाई थी और बम्स लगाए थे उनको हटाने के लिए 30 दिन की मोहलत दी गई है। ठीक है, 30 दिन में ईरान उनको हटा देगा। ठीक है, और नेक्स्ट, नई अथॉरिटी और टैक्स व्यवस्था। अब जहाज़ों पर कोई टोल टैक्स नहीं लगेगा। ईरान द्वारा गठित नई पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी जहाज़ों से केवल पर्यावरण और मेंटेनेंस की फीस वसूलेगी। ठीक है, ओके। अब देख लेते हैं भू राजनीतिक प्रभाव और भारत की कूटनीतिक जीत। इसमें देखेंगे भू राजनीतिक प्रभाव और भारत की कूटनीतिक जीत क्या रही। ठीक है, पाकिस्तान इसमें मध्यस्थ रहा है, आप सभी को पता होगा। पाकिस्तान ने इस समझौते में एक अहम मध्यस्थता मीडिएटर की भूमिका निभाई है। ठीक है, और इजराइल असंतुष्ट है। इजराइल समझौते से नाखुश है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया गया कि इजरायली सेना लेबनान के वर्तमान क्षेत्रों से वापसी नहीं लौटेगी। भारत सबसे बड़ा विजेता। भारत में इन सबको क्या सकारात्मक प्रभाव हो रहा है? भारत का इस पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? चलिए देखते हैं। भारत के लिए सबसे सकारात्मक खबर है, चीन के विपरीत जिसके पास रूस का विकल्प था। चीन के पास एक रूस का विकल्प था ऑयल परचेज करने के लिए, ऑयल लेने के लिए, ओके। बट भारत कच्चे तेल के लिए पूरी तरह खाड़ी के देशों पर निर्भर था। ठीक है, अब तेल आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षित होगी। ओके, खाड़ी के देश कौन कौन से हैं आप सभी मुझे बताएंगे। खाड़ी देश कौन कौन से खाड़ी देश आते हैं? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जीएस सम्मेलन फ्रांस। अपडेट दे देते हैं आपको। भारतीय पीएम ने अमेरिका राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक में होर्मुज और ओमान की खाड़ी में भारतीय नाविकों पर हुए हमलों का मुद्दा उठाया है और भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। आप देखते हैं इकोनॉमी का। आरबीआई की स्वायत्ता, बैंकिंग इकोसिस्टम में भरोसे की नींव, सरकार की राजकोषीय आवश्यकताएं, स्वतंत्रता और आरबीआई का वित्तीय प्रबंध। केंद्रीय बैंकों का मूल उद्देश्य क्या होता है? अर्थव्यवस्था, मुद्रा और वित्तीय प्रणाली में आम लोगों का विश्वास, ट्रस्ट बनाए रखना। यदि विश्वास टूटता है तो बैंक रन की स्थिति में पूरी अर्थव्यवस्था गिर सकती है, ढह सकती है। एक कच्ची दीवार की तरह पूरी अर्थव्यवस्था ढहने का खतरा रहता है। ठीक है, स्वायत्ता की अनिर्भरता, लोगों का बैंकिंग प्रणाली में विश्वास तभी टिकता है जब केंद्रीय बैंक आरबीआई सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण से मुक्त हो। संवैधानिक स्थिति, आरबीआई एक्ट इसे पूर्ण स्वायत्ता देता है। यह भारत सरकार के किसी मंत्रालय के अधीन नहीं है। ठीक है, आरबीआई बल्कि उसके साथ मिलकर काम करता है। ये देखिए, बल्कि उसके साथ मिलकर काम करता है। ओके, बदलती भूमिका देख लेते हैं। राजकोषीय साधन, फिस्कल इंस्ट्रूमेंट के रूप में आरबीआई 2.87, ये डेटा है आपका, डेटा आपको मेंस में काम आ जाता है। ठीक है, 2.87 लाख करोड़ वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए सरकार को आरबीआई का सरप्लस ट्रांसफर दिया गया है। अब तक का ये सबसे बड़ा सरप्लस ट्रांसफर है। अधिशेष हस्तांतरण, परंपरागत रूप से सरकार की आय के दो स्रोत थे। सरकार की आय के कौन कौन से स्रोत हैं आप मुझे बताना। ठीक है, एक कर और गैर कर, टैक्स और नॉन टैक्स, जैसे उधारी, विनिवेश। अब आरबीआई का सरप्लस ट्रांसफर सरकार के लिए एक प्रमुख गैर कर आय का स्रोत बन गया है। चिंता का विषय क्या है? इसमें क्या चिंता है? विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन, रुपए का हस्तक्षेप और स्वर्ण बिक्री के माध्यम से आरबीआई धीरे धीरे एक स्वतंत्र नियामक के बजाय सरकार के
राजकोषीय साधन में बदल रहा है, ठीक है। इससे संस्थागत दूरी कम हो रही है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंक बनाम भारतीय आरबीआई देख लेते हैं। विकसित अर्थव्यवस्थाएं, एडवांस इकोनॉमिक्स, प्राथमिक फोकस मुद्रास्फीति नियंत्रण और मूल्य स्थिरता, प्राइस स्टेबिलिटी। मुख्य उपकरण मात्रात्मक सहजता, क्वांटिटिव एजिंग और बड़े पैमाने पर बॉन्ड खरीदी जाते हैं बड़े पैमाने पर। दृष्टिकोण मनी सप्लाई को कंट्रोल करके इकोनॉमी को स्थिर रखना और सरकार की फीडिंग से दूरी। भारत का बदलता परिदृश्य है, इंडियन रियलिटी देख लेते हैं। प्राथमिक फोकस राजकोषीय समर्थन, फिक्शल सपोर्ट की ओर झुकाव हो रहा है। मुख्य उपकरण भारी मात्रा में सरप्लस ट्रांसफर। दृष्टिकोण सरकार की राजकोषीय नीति को, फिक्सल पॉलिसी को फंड करना। यह है आरबीआई को सरकार का सब ऑर्डिनेट इंस्टीट्यूशन, अधीनस्थ संस्था बनाने का जोखिम पैदा कर सकता है, जिससे जनता का भरोसा कम हो सकता है। राजकोषीय संघवाद देख लेते हैं। फिक्सल फेडरलिज्म में न्याय टकराव। आरबीआई का बढ़ता मुनाफा ट्रांसफर हो रहा है सरकार का गैर कर राजस्व, नॉन टैक्स रेवेन्यू में ओके। केंद्र सरकार का खजाना राज्य सरकारें में जाता है। इनसाइड टैक्स देख लेते हैं। आरबीआई द्वारा दिए गया सरप्लस गैर कर राजस्व की श्रेणी में आता है। आरबीआई द्वारा जो भी सरप्लस आता है वो नॉन टैक्स में आता है ओके। संवैधानिक नियमों के अनुसार गैर कर राजस्व को राज्य के साथ साझा नहीं किया जा सकता। ये देखिए, संवैधानिक नियमों के अनुसार नॉन टैक्स को, जो भी नॉन टैक्स आएगा उस राजस्व को आप राज्यों के साथ साझा नहीं कर सकते हैं। अतः आरबीआई की कमाई बढ़ने से केवल केंद्र मजबूत होगा, केंद्र ही मजबूत होगा ना। आरबीआई का जो भी सरप्लस होता है हम लोग उसको राज्य के साथ नहीं साझा कर सकते हैं, नहीं बांट सकते हैं, तो इससे केंद्र शक्ति मजबूत होगी, स्टेट को तो कोई लाभ नहीं मिलेगा, जबकि राज्यों को इस विशाल धनराशि में से कुछ नहीं मिलता। यह सहकारी राजकोषीय संघवाद, कॉर्पोरेटिव फिस्कल फेडरलिज्म के लिए एक चुनौती है। एनवायरनमेंट का देखते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल और राष्ट्रीय मिशन पोर्टल लंच अपडेट। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन पोर्टल लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है इसके? पारदर्शी प्रमाणन, ट्रांसपेरेंसी सर्टिफिकेशन और विनियमित अनुपालन सुनिश्चित करना। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2023 बजट कितना था? 19,744 करोड़। लक्ष्य 5 MMT, इट मीन्स प्रतिवर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करनी होगी। PLI इंसेंटिव घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 15 कंपनियों को 3000 MW स्वदेशी इलेक्ट्रोलाइजर क्षमता स्थापित करने हेतु वित्तीय प्रोत्साहन देना। डिकोडिंग हाइड्रोजन ग्रीन कैसे बनता है? नवीकरणीय ऊर्जा लेते हैं, बिजली का स्रोत सौर पवन ऊर्जा, फिर इलेक्ट्रोलाइजर करके यह मशीन जल H2O के अणुओं को तोड़ने के लिए बिजली का उपयोग करती है। ठीक है, H2O को, इसके कणों को तोड़ती है, विद्युत अपघटन होता है, फिर देन ऑक्सीजन O2 हवा में मुक्त हो जाती है और ग्रीन हाइड्रोजन H2O स्वच्छ ईंधन के रूप में हमें प्राप्त होता है। ठीक है, की टेक अवे वर्क्स, मतलब की में कीवर्ड्स देखिए आप। हाइड्रोजन का रंग इस बात पर निर्भर करता है कि इलेक्ट्रोलाइजर को चलाने वाली बिजली कहाँ से आ रही है। ये है, यदि यह बिजली कोयले से आ रही है तो इसका रंग डार्क होगा, ठीक है, ब्राउन या ब्लैक है। लेकिन यदि बिजली नवीकरणीय स्रोत से है तो इसे ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। ओके, ये आपका कीवर्ड्स है, हाईलाइट आपको किया हुआ है, ये PDF में आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। भारत के अब देख लेते हैं हम राष्ट्रीय सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, डिफेंस एंड सिक्योरिटी। भारत के रक्षा उत्पादों में ऐतिहासिक उछाल, रक्षा उत्पादन वृद्धि। पहले हम एक डेटा देख लेते हैं, 2013 से 26 तक की 400% की भारी वृद्धि हुई है
हमारे रक्षा उत्पादन में 2013 से 14 तक 43,746 करोड़ और 24 से 25 तक 1.54 लाख करोड़ आया था, और ये हमारा 25-26 का है 1.78 लाख करोड़। ओके, क्षेत्रीय विभाजन सेक्टर स्प्लिट करते हैं तो 76% जो है सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा कंपनियों में हुआ है और 24% प्राइवेट सेक्टर्स में। कुछ डेटा है, ये डेटा आपका मेंस में काम आ सकता है। लाइक दैट पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस वर्ष में 15.6% की वृद्धि हुई है। सेकंड है, पिछले एक दशक में कुल उत्पादन में 4 गुना 400% की भारी वृद्धि है, और मुख्य उत्पादक अभी भी सरकारी क्षेत्र 76% है, लेकिन निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ रही है। शासन और सुरक्षा, इसका देखते हैं। नागरिक उड्डयन BCAS श्रीनगर, जम्मू और अयोध्या के संवेदनशील हवाई अड्डों पर फुल बॉडी स्कैनर लगाने की सिफारिश की जा रही है। दिल्ली और बेंगलुरु में पहले से मौजूद है। फुल बॉडी स्कैनर कहाँ कहाँ मौजूद है, आप ये देख लेना। ये क्वेश्चन कि फुल बॉडी स्कैनर कौन कौन से एयरपोर्ट पे लगे हुए हैं। दिल्ली और बेंगलुरु में पहले से लगे हुए हैं। श्रीनगर, जम्मू और अयोध्या में मांग की जा रही है कि वहाँ पर लगवाए जाएं। यह कपड़ों के नीचे छिपी धातु और गैर धातु का पता लगा सकता है। ठीक है। कर्नाटक हाई कोर्ट होम स्टेट, राज्य सरकार को होम स्टेट की स्थापना और निगरानी के लिए तत्काल एक व्यापक नियामक नीति बनाने का आदेश दिया गया है। टेलीग्राम आपका बैन कर दिया गया है, आपको बताया ड्यूरिंग नीट एग्जाम। 22 जून तक आपका टेलीग्राम बंद रहेगा। भारत सरकार ने टेलीग्राम को 23 जून तक ब्लॉक करने को कहा है। NTA महानिदेशक की चेतावनी के बावजूद संरचनात्मक सुधार न करने पर यह सख्त कदम उठाया गया है। अंडमान और निकोबार जनजातीय परिषदों ट्राइबल काउंसिल्स ने चुनाव आयोग ECI के नए चुनावी नियमों का विरोध किया है। तर्क, यह जनजातीय समाज में मुख्य धारा जैसी चुनावी प्रतिस्पर्धा और विभाजन पैदा करेगा। थोड़ा देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन। ठीक है, ग्लोबल इंटेलिजेंस और UPSC के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। मोम्बासा डिक्लेरेशन, केन्या अवैध रूप से मछली पकड़ने इलीगल फिशिंग को रोकने के लिए 15 अफ्रीकी देशों द्वारा समझौतों पर हस्ताक्षर। इट मीन्स जो इलीगल फिशिंग करते थे उनको रोकने के लिए 15 अफ्रीकी देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर करे हैं। ठीक है। अमेरिका नौसेना के बारे में देखते हैं। इंडो पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर वापस पैसिफिक कमांड किया गया है। इंडो शब्द को हटा दिया गया है, इंडो रिमूव कर दिया गया है। ठीक है। एक हम प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लेते हैं मेंस का। PT का देख लेते हैं पहले। ठीक है, सभी इसका कमेंट में आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किया गया ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? आप लोग मुझे बताएंगे। फर्स्ट, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा। सेकंड, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। थर्ड, नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। और फोर्थ है भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा। ओके, इसका आंसर आप मुझे करना कमेंट में। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो ये सब आपके जो अभी चर्चाओं में है वही उन्हीं सब पे हमने चर्चा करी है। जो मैंने आपसे क्वेश्चन आपको दिए हैं, ये PT का क्वेश्चन है, डेली मैं आपको सॉल्व करवाया करूँगी। आप कमेंट में मुझे आंसर करेंगे। ठीक है, और मेंस के क्वेश्चन हम स्टार्ट कर देंगे। जो भी मेंस से क्वेश्चन बनेंगे, कीवर्ड्स इसमें हाईलाइट किए गए हैं, तो आप लोग सही सभी इसको रिवाइज करिए। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।